नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रीमियर आधार आईएएस के, जहां हम बात करने वाले हैं 5 और 6 जुलाई 2026 की समसामयिक की घटनाओं के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और 6 महीने की करंट अफेयर्स की बुक आपके सामने आ चुकी है, तो इसको जरूर खरीद लें। आपकी तैयारी को ये बेहतर बनाएगी, ये गारंटी। अभी लगातार इससे एग्जाम में क्वेश्चन फंस रहे हैं, जैसे कि डीओ का एग्जाम हुआ जो हाई कोर्ट वाला, उसमें इससे क्वेश्चन आया था। उसके पहले जो एग्जाम हुए उसमें क्वेश्चन आए थे। तो ये प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अभी एसआई एएसआई शिक्षक भर्ती में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस बुक को जरूर परचेस कर लीजिए, वरना आपकी गारंटी आपकी तैयारी। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स में सबसे दुखद खबर से आज हम शुरुआत करेंगे, जो हमारे लिए काफी बड़ी क्षति है। महान पांडवानी गायिका तीजन बाई का हाल ही में निधन हो गया। इनके बारे में थोड़ी सी चीजें हम जान लेते हैं। इनका जन्म 24 अप्रैल 1956 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो इसको आप जरूर रट के रखिएगा। 24 अप्रैल 1956 को जन्म हुआ था। कहाँ है इनका जन्म स्थान? तो गनियारी गांव, भिलाई। वर्तमान ये जिले में, दुर्ग जिले में रहती हैं, ये याद रखिएगा। ये पारधी समुदाय से बिलोंग करती थी, जनजाति है पारधी जनजाति, उस समुदाय से ये आती थी। इनके पिता का नाम था चुनुकलाल और माता का नाम था सुखवती। इनके जो पहले गुरु माने जाते हैं वो नाना ब्रजलाल माने जाते हैं, और औपचारिक प्रशिक्षण इन्होंने उमेश सिंह देशमुख से लिया था। हाल ही में 5 जुलाई 2026 को इनका निधन हो गया। इन्होंने छत्तीसगढ़ में कई पुरस्कार जीते, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। जैसे कि पहला पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला था 1988 में। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, इसको जरूर याद रखिएगा। 1988 में पद्मश्री जीता था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 में दिया गया इनको। पद्म विभूषण 2003 में दिया गया, और नाट्यश्री पुरस्कार 2007 में, और पद्म विभूषण 2019 में इनको दिया गया है। अगर आप देखें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार, तो इनको कला के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए ये भी प्रदान किया गया है। आगे देखें, कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा कि ये पांडवानी की कपालिक शैली के लिए लोकप्रिय थी, और महाभारत की कथाओं को पांडवानी शैली में विश्व भर में प्रस्तुत इन्होंने किया है। इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, टर्की, ट्यूनीशिया, माल्टा, साइप्रस, रोमानिया और मॉरिशस सहित अनेक देशों में इन्होंने इसकी प्रस्तुति दी है, पांडवानी को प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ की लोक कला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में लोक गायिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कपालिक शैली क्या है? तो ये समझ लीजिए कि पांडवानी 2 शैली है, एक वेदमती शैली कहलाती है, एक कपालिक शैली कहलाती है। जो तीजन बाई है ये कपालिक शैली की लोक गायिका थी। कपालिक शैली की विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा कि जब पांडवानी को प्रदर्शन करते समय जो मुख्य गायक होता है, जो वक्ता होता है, जो पांडवानी की कथा का गायन कर रहा होता है, यदि वह कथा सुनाते समय चलकर और अपने अभिनय के माध्यम से, मतलब खड़े होकर, चलकर, घूमकर कथा सुनाता है और बीच बीच में अभिनय का प्रदर्शन भी करता है, तो इसे कपालिक शैली कहते हैं। अगर वेदमती शैली की बात की जाए, जिसमें ऋतु वर्मा जी आती हैं, वो जो शैली है मुख्य रूप से बैठकर कथा सुनाई जाती है पूरी पांडवानी की, और बैठ के ही अपने भाव भंगिमाओं के माध्यम से कथा का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है वो याद रखना है कि जो तीजन बाई है वो कपालिक शैली की गायिका है। इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। अगला देख रहे हैं, दूसरा हम आर्टिकल लेते हैं। यहां पर छत्तीसगढ़ में 103 करोड़ की स्वास्थ्य अधोसंरचना परियोजना का शुभारंभ किया गया। थोड़ा कम इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पर अगर थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी रखनी हो तो आप समझ सकते हैं क्यों चर्चा में आया। 6 जुलाई 2026 को रायपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में मुख्यमंत्री जो है हमारे विष्णुदेव साय, इन्होंने 103 करोड़ रुपए से अधिक की स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन किया है। रायपुर में है 200 सीटर आधुनिक छात्रावास का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। कैंसर भवन का 2री से 6ठी मंजिल तक विस्तार किया जाएगा। चिकित्सकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा और छात्र छात्राओं का विस्तार किया जाएगा। कैंसर भवन में सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और अन्य अपडेटेड कुछ सुविधाएं हैं जो कि हमारे परीक्षा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इस आर्टिकल को स्किप कर रहे हैं। आगे देखिएगा, विश्व पैरा आर्चरी में टोमन कुमार ने कांस्य पदक जीता। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन स्थल था नोवे मेस्टा ना मोरावे।
चेक गणराज्य का एक स्थल है जहां पर यह आयोजन हो रहा था और 26 से 5 जुलाई 2026 तक के आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के टोमन कुमार ने अपनी साथी श्याम सुंदर स्वामी के साथ टीम स्पर्धा में फ्रांस की मजबूत टीम को 150-148 के अंतर से पराजित कर भारत को कांस्य पदक दिलाया है। आर्चरी में भारत के कुल 32 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे, जिसमें इन्होंने कांस्य पदक अपना सुनिश्चित किया। तो विश्व पैरा आर्चरी में कांस्य पदक जीता है, ये याद रखिएगा। नाम क्या है इनका? तो नाम है टोमन कुमार। आगे देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, जिसमें वर्ल्ड कप फाइनल आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप फाइनल इंग्लैंड और वेल्स 2026, ये देख लेते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026, इसका आयोजन 12 जून से 5 जुलाई तक हुआ। इंडिया और वेल्स इसका आयोजन स्थल था। इसमें विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया, जो फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर ये जीता है। उप विजेता ऑब्वियस सी बात है इंग्लैंड है, क्योंकि इंग्लैंड हारा है। तो विशेषता क्या रही कि फाइनल के स्टार प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी ने फाइनल में शानदार 64 रन की नाबाद पारी खेली है। और इसमें उपलब्धि देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की नई कप्तान जो है सोफी मोलिनक्स ने अपनी कप्तानी के पहले ही प्रयास में टीम को विश्व चैंपियन बनाया है। अगर हम टीमों की संख्या देखें तो इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया था और 33 मैच खेले गए, जिसको अंतिम रूप से ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है इंग्लैंड को हराकर। तो इस वर्ष जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप है वो ऑस्ट्रेलिया के पास चला गया है और उन्होंने इंग्लैंड को पराजित किया है। तो ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख रहे हैं, बोरजुली आर्द्रभूमि नया जैव विविधता विरासत स्थल है। क्यों चर्चा में आया? तो देखिए, जुलाई 2026 में बोरजुली आर्द्रभूमि वेटलैंड को आधिकारिक तौर पर भारत का नया जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, सोनितपुर जिला असम में है। यह भारत का 55वां और असम का तीसरा जो है वो BHS स्थल है, ये याद रखेंगे, आर्द्रभूमि स्थल है। विशेषता क्या है? तो यह जंगली चावल की प्रजाति के लिए अधिसूचित भारत का पहला BHS है। जंगली चावल, जिसको आप ओराइजा रूफी पोंगोन कहते हैं, का महत्व चावल का जनक इसको माना जाता है। ये स्पेशली यहीं पर उगता है, ये जो चावल की प्रजाति है वो। यह दुनिया भर में खाए जाने वाले घरेलू चावल का सीधा पूर्वज है, मतलब इसी से बाकी के घरेलू चावल पैदा हुए ऐसा माना जाता है। अगर हम क्षमता देखें तो इसमें भीषण बाढ़ और पानी के खारेपन को सहने की प्राकृतिक क्षमता है। यह कीटों और बीमारियों के प्रति प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधी होता है। अगर विकसित फसलें देखें तो इनके जीन का उपयोग करके वैज्ञानिक भविष्य के लिए जलवायु के अनुकूल उच्च उपज वाली फसलें विकसित कर सकते हैं। आगे देख रहे हैं, अगर हम कानूनी आधार देखें तो जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत इसकी अधिसूचना जारी की गई। असम के अन्य BHS अगर देखें तो माजुली द्वीप और जो हाजोंग कछुआ है झील, वो इसके लिए BHS में शामिल हो चुके हैं। भारत का पहला जो BHS था वो नल्लूर इमली ग्रोव था, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में 2007 में इसको दिया गया था। आगे देख रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी भारत के सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। इनका डेब्यू हुआ था 4 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण इन्होंने किया और सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर चुके हैं। 15 वर्ष और 99 दिन के हैं, जो भारत के सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो सचिन तेंदुलकर के नाम पर था, जो 37 वर्ष पूर्व इनका रिकॉर्ड था कि ये 16 वर्ष और 205 दिन में अपना डेब्यू किए थे, अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू, और उनसे कम समय में वैभव सूर्यवंशी ने ये रिकॉर्ड बनाया है। हसन रजा जो है पाकिस्तान के, वो 14 वर्ष 227 दिन के साथ अब भी विश्व में सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। और वैभव अब दूसरे नंबर पर आने लग गए हैं विश्व स्तर की बात करें तो। सबसे कम उम्र में हसन रजा जो पाकिस्तान के प्लेयर थे, इन्होंने डेब्यू किया था मात्र 14 वर्ष 227 दिन में। आगे देखिएगा, पश्चिम बंगाल के 23 नए GI टैग प्रदान किए गए हैं पश्चिम बंगाल को हाल ही में जून 2026 में भारत सरकार की ओर से एक साथ 23 नए GI टैग दिए गए हैं। इन 23 नए उत्पादों से जुड़ने से राज्य में कुल GI टैग्स की संख्या 36 से बढ़कर 59 हो गई है और पश्चिम बंगाल 59 GI टैग के साथ भारत में तीसरे स्थान पर है, जिसमें दार्जिलिंग चाय, सुंदरबन शहद, रसगुल्ला और विभिन्न प्रकार की साड़ियां प्रमुख हैं। वर्तमान 2026 में शीर्ष 3 रैंकिंग इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश जो है वो 83 GI टैग के साथ प्रथम स्थान पर है, तमिलनाडु 76 GI टैग के साथ सेकंड स्थान पर है और पश्चिम बंगाल 59 GI टैग के साथ तीसरे स्थान पर है।
तो ये याद रखिएगा। आगे देख रहे हैं, विश्व का सबसे पुराना वट वृक्ष बिहार के मुंगेर में स्थित है, जो कि 700 वर्ष पुराना वट वृक्ष है और दुनिया का सबसे पुराना पेड़ माना जाता है। वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसकी आयु लगभग 700 वर्ष पुरानी मानी है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। अगर आपको ये पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर इसको लाइक करें और अपने कमेंट्स छोड़ना ना भूलें। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस कैसे लग रहे हैं और क्या मुझे इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर फीडबैक दें। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।